हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने स्मृतियों में पिता कहानी का अध्ययन किया था। आज हम इस कहानी के कुछ मुख्य प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इस कहानी के कहानीकार रघुनंदन त्रिवेदी के बारे में। रघुनंदन त्रिवेदी जो हैं उनका अल्प व्यय में ही देहांत हो गया था, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो बहुत ही कहानियाँ जो है प्रसिद्ध हुई थी। हिंदी की सभी अग्रणी पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपी और चर्चित भी हुई। अगर शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी कहानियाँ जो हैं नए शिल्प में ढली हुई कहानियाँ कही जा सकती हैं। वो कहानियाँ बहुत ही चुस्त हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं और उनको बयान करने का जो तरीका है, जो लिखने का तरीका है, वो पाठक के मन को बहुत ही प्रभावित करता है। उनके अब तक 3 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। वो 3 कहानी संग्रह हैं, वह लड़की अभी जिंदा है, वह ट्रेजेडी क्यों हुई तथा हमारे शहर की भावी लोक कथा। इनके कहानी संग्रह वह लड़की अभी जिंदा है पर उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का रांग्य राघव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उनकी जो कहानियों की भाषा है वो नए तरह की भाषा थी। अपनी कहानियों में उनके जो वर्णन करने का तरीका है वो बड़ा ही प्रभावशाली जो चित्रण है वो हमें उनकी कहानियों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं हमारी कहानी स्मृतियों में पिता की। ये जो स्मृतियों में पिता है, ये कहानी जो है वो एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका जो देखने का नज़रिया था उसको स्पष्ट करती है। तो इस कहानी की तात्विक समीक्षा के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम कहानी के शीर्षक औचित्य की। स्मृतियों में पिता जो कहानी है वो हमारे सामने रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह जो कहानी है वह 5 भागों में बांटकर प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के अंतर्गत जो कहानीकार हैं वो अपने पिता को याद कर रहे हैं। किसी को याद करने का मतलब है उसका सपना देखना, क्योंकि सपने में ना तो कोई तर्क वितर्क होते हैं ना कोई तरतीब होती है। तरतीब मतलब कोई भी उसका क्रम नहीं होता है, कहानी क्रमानुसार नहीं चलती है। जैसे हम चाहते हैं सपने में वही हमें दिखाई देता है। तो उसके पिता किस रूप में थे, क्या थे, कैसे थे, क्या उनका व्यवहार था, कैसी उसकी मनोवृत्तियाँ थी, इन सब का जो बार बार जो वर्णन है वो हमें कहानी के अंतर्गत दिखाई देता है। तो अपने पिता को स्मृतियों में लाना, उन्हें याद करना, यही इस कहानी की पूरी कथा वस्तु है और इसी कारण इसका जो शीर्षक है वो बिल्कुल उचित शीर्षक कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा जो ये कहानी है, ये जो रेखा चित्र है वो स्मृतियों में अपने पिता को याद करते हुए ही कहानीकार ने लिखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कहानी का सारांश अथवा कहानी की कथा वस्तु के बारे में। कहानी बटी है 5 टुकड़ों में। पहले टुकड़े में एक पिता अपने बच्चों को यह बता रहे हैं कि जब वो अकेले थे तो उनका जीवन अत्यंत कठोर तो था लेकिन आनंदमयी था, क्योंकि वो जो कमाते वो खर्च कर देते, किसी प्रकार की कोई चिंता इत्यादि उन्हें नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसा उन्हें लगता था कि किसी न किसी चीज़ की कमी तो अवश्य ही है। वो सख्त से नर्म हो जाना चाहते थे। पिता से यह सुनना बच्चों को बड़ा दिलचस्प लग रहा था। तब पिता ने उन्हें बताया कि फिर उन्होंने शादी की, घर बसाया और बाद में बच्चों के साथ मस्त होते हुए उनका जो जीवन है वो आनंदमय हो गया और उनके जीवन की सारी कठोरता समाप्त हो गई। वो जब कहीं भी जाते थे तो साथ ले जाते थे अपनी पत्नी की मीठी सी मुस्कुराहट, मतलब वो उन पारिवारिक खुशियों को अपने में सहेज कर साथ ले जाते
और उसी मुस्कुराहट के बल पर उनका जो बाहर का समय था वो आराम से कट जाता था। कहानी के दूसरे भाग में पिता बच्चों को यह बताते हैं कि मैं उस रोटी से प्यार करता हूँ जिसे मेरी स्त्री बनाती है, और उस दरवाजे से भी जहाँ वो प्रतीक्षा करती हुई मिलती हैं। वो बताते हैं कि नौकरी के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ता, बहुत टाइम रहना पड़ता, लेकिन ढाबे की रोटी खाकर मुझे वो तसल्ली नहीं होती थी, बल्कि मैं बीमार हो जाता था। तब बच्चों को यह जब समझ में नहीं आता तो वो समझाते हैं कि जो घर का प्यार होता है, जो स्नेह, जो अपन तो घर में होता है, वह बाहर कहीं भी नहीं होता है। और इसी के अभाव में इंसान जो है सब कुछ मिलने के बावजूद बीमारी जैसा अनुभव करता है। कहानी के तीसरे भाग में पिता अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह रखते हैं, जो लगाव रखते हैं, उसे दर्शाया गया है। उन्हें उनके दोस्त ने बताया था, बच्चों को पिता के दोस्त ने बताया था कि उन्हें मिठाई का बड़ा शौक था। दफ्तर से वापसी के वक्त वो मिठाई की दुकान के आगे आते और अपने बच्चों के बारे में सोचा करते, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता था कि पिता क्या सोचते थे। जब वो खुद बड़े हुए, उनके खुद के बच्चे हुए, तो मिठाइयों को देखकर उन्हें जब अनुभव हुआ अपने बच्चों के चेहरे की खुशी का, उनके खुश होने का, उनके नाचते हुए चेहरों का, तब उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनके पिता भी क्यों मिठाई के दुकान के सामने खड़े होकर सोचा करते थे। वो ये सोचा करते थे कि उनके बच्चे भी कैसे इन मिठाइयों को देखकर खुश होंगे, कैसे उनके चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ जाएगी। कहानी का जो चौथा भाग है उसमें माता और पिता में जो अंतर मन से जुड़े हुए रिश्ते थे उसे दिखाया गया है। आपने सुना होगा टेलीपैथी, जिससे कि मन की भावनाओं को जाना जा सकता है। तो चौथे अंश में माता द्वारा इसी तरह का एक घटनाक्रम हमें दिखाई देता है। जब भी पिता घर आने वाले होते, माँ को पहले ही आभास हो जाता। उस समय उनके पिता द्वारा कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती थी, फ़ोन तो उस समय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन पिता को आना होता, माँ सुबह ही बच्चों को बता देती, उन्हें आगाह कर देती, तैयारी करने के लिए कह देती, और शाम होते होते माँ और बहन काम करते करते पिता का आने का इंतज़ार करती। माँ इस तरह से सारी चीज़ें बताती जैसे वो कदम कदम पर काम करते हुए पिता को देख रही हूँ कि कब वो वहाँ से चले, कब ट्रेन पकड़ी, कब यात्रा की, कब तांगा लिया। सब चीज़ें वो बड़े ही क्रम से अपनी पुत्री को बताती थी। यह सब देखकर बच्चों को बड़ा अचरज होता। माँ जिस जिस हिसाब से बताती उस हिसाब से कार्य करते हुए पिता घर पर पहुँच जाती। ऐसा लगता कि सब कुछ ठहर सा गया हो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा पर जब उसके पिता हमेशा घर आया करते थे, उस दिन उनके बड़े भाई का जन्मदिन हुआ करता था। उनके बड़े भाई का मतलब कहानीकार के बड़े भाई का जन्मदिन हुआ करता था। लेकिन माँ ने उस दिन मना कर दिया कि आज पिता नहीं आएंगे, और बच्चे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो और पिता घर पर ना आए। बच्चे उनका इंतज़ार करते रहे। माँ जो है कुछ जो रीति रिवाज चलते हैं कि शरद पूर्णिमा पर सुई धागा लिए हुए पिरोना चाहिए, 21 बार सुई में धागा पिरोने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तो माँ अपने इन सब कार्यों में व्यस्त थी। उन्होंने दिन में तैयारी कर दी थी, खीर इत्यादि बना दी थी, और अभी क्या कर रहे थे बच्चे अपने पिता के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और माँ की तरह वो भी उन किस्सों को गढ़ रहे थे कि पिता अब ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनमें कहीं भी कोई वो तन्मयता दिखाई नहीं दे पा रही थी। इस कारण बच्चे उस खेल में तल्लीन नहीं हो पाए थे। पिता उस दिन सच में ही नहीं आए, और पिता आए 3 दिन बाद, और पिता ने भी उसी प्रकार पूरे घटनाक्रम का वर्णन कर दिया जिस प्रकार माँ किया करती थी। बच्चों को यह सब सुनकर आश्चर्य हो रहा था। उन्हें लगता था क्या पिता कोई जादू जानते हैं? हाँ, जादू तो वो जानते थे, पर वो जादू जरा अलग किस्म का था। पिता चीज़ों में तब्दील हो जाते थे। चीज़ों में तब्दील होने का आशय ये है कि बच्चे जो इच्छा करते, पिता उस चीज़ को महसूस कर लेते और बच्चों के लिए उनकी इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करते थे। तो माता पिता का आंतरिक स्नेह, अंतर्मन से जुड़े हुए रिश्ते, पारिवारिक लगाव, ये सब जो घटनाक्रम है वो हमें चौथे भाग के अंतर्गत दिखाया गया है। कहानी का जो अंतिम और 5वां भाग है, उस भाग के अंतर्गत एक सपने से बाहर एक पिता क्या थे
उनका अंत कैसा था, रिटायरमेंट के बाद किसी वृद्ध की ज़िंदगी कैसी हो जाती है। एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण जो है हमें इस अंतिम भाग में दिखाई देता है। इस पाँचवें भाग की शुरुआत होती है, अपनी ज़िंदगी में पिता वह सब हो सकते थे जो वे खुद या हम चाहते। मतलब जो बच्चे चाहते, उनकी जो इच्छाएं होती, बच्चों के लिए अगर घोड़ा बनना है तो घोड़े बन के भागते थे। जो दूसरे भाई चाहते थे कि पिता नाव बने, बारिश के दिनों में रक्षा करें, अर्थात सब कठिनाइयों से उसको बचाएं। हर समय पिता हर कठिनाई में उपस्थित हों तो पिता हर संभव कोशिश करते। माँ और बहन के लिए ये ज़रूरी था कि पिता धूप में हो या बारिश में उस छाते का काम करें जो इन दोनों से बचाए। तो अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पिता पूरी जिम्मेवार तरीके से करने की कोशिश करते। अगर कोई जिम्मेवारी अधूरी छूट जाती तो वे बड़े दुख का अनुभव करते। लेकिन उनकी ये अंत में ये लगता था उनको कि खुद को बदलना, खुद को थका लेना है। अब जब उम्र 60 साल की हो गई तो वो रिटायर हो गए। अब वो हारमोनियम की तरह बजते रहते। पिता से शुरू में बच्चों को बड़ा लगाव रहता कि वो अब घर पर हैं, वो उन्हें घेरे रहते, उनसे कथा कहानियाँ सुनते रहते। हारमोनियम की तरह बजने का आशय ये है कि वो बच्चों के पूछे गए हर सवाल का जवाब देते, उन्हें कहानियाँ किस्से सुनाते। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त होते गए। अब उनके जो कहानी के अनुसार हारमोनियम के सुर बिगड़ गए, अर्थात अब पिता को ये लगने लगा था कि बच्चे उनसे उकता गए हैं, बच्चे उनकी उपेक्षा करने लगे हैं। इसी कारण से वो कभी कभी खुद ही कुछ भी बोलना शुरू हो जाते। उनको ये मानसिक कष्ट होने लग गया था, इस कारण वो बीमार होते जा रहे थे। अब वो बिना पूछे क्या हो गए, एक दिन पेड़ हो गए, अर्थात उन्हें पार्किंसन बीमारी हो गई। वो जहाँ पर बैठते बैठे ही रह जाते, उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता। लेकिन बच्चे ये चाहते थे कि हमारे पिता पेड़ ना हों, वो तो जादू जानते हैं, वो खुद को बदल सकते हैं। उनकी ऐसी दशा बच्चों को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उनके बारे में बताया, कुछ दवाइयाँ लिख के दी। लेकिन डॉक्टर अभी घर से गए भी नहीं थे कि पिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद उठने की कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत लगाकर हिलना चाहते थे। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले ली और कहानीकार के अनुसार वो एक तस्वीर में तब्दील हुए और मेरे कमरे में टीवी के दाईं ओर जहाँ दीवार खाली थी टंग गए। कहानी का ये अंतिम पक्ष अत्यंत ही मार्मिकता से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कहानी के पात्रों की तथा उनका चरित्र चित्रण। कहानी में मुख्यतः जो पात्र हैं वो है माता और पिता, और इनमें भी मुख्य पात्र है केवल पिता, कि किस प्रकार एक पिता अपनी पारिवारिक जिंदगी जो है चला रहा है, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए खुद को खींचता चला जा रहा है, जिम्मेदारियों के बोझ तले निभाता चला जा रहा है। लेकिन अंत में आते आते उसका वो सारा कुछ जो जिम्मेदारियां थी वो जब खत्म हो जाती है तो खुद को बड़ा बेबस, बड़ा लाचार महसूस करते हैं। वो पिता अपने जो अंतर्मन से अपने बच्चों से जुड़े हुए थे, अपनी पत्नी से जुड़े हुए थे, बिना उनके कहे वो सब बातें समझ जाते थे, उनको पूरा करने की कोशिश किया करते थे। एक पिता का एक बहुत ही अच्छा जो चरित्र है वो हमें इस कहानी में दिखाया गया है कि एक पिता किस प्रकार से, जैसे कि मिठाई के एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि मिठाई को देखते ही उनके मन में आते हैं बच्चों के चेहरे, कि क्या सोचते होंगे बच्चे, इस मिठाई को पाकर बच्चे कितना खुश हो जाएंगे। अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो साथ ले जाते हैं माँ की मुस्कुराहट, बच्चों का स्नेह। अगर उन्हें अच्छी लगती है तो केवल घर की बनी हुई रोटियाँ, घर की सौंधी महक, घर की वो प्यार भरी दीवारें, घर की रौनक। तो एक पिता द्वारा घर से बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो परिवार के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए आवश्यक है पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करना। और एक पिता के रूप में बड़ा ही अच्छा चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा इस कहानी में किया गया है। दूसरा जो पात्र हमें दिखाई देता है वो है बच्चों की माँ।
माँ जो है बड़े ही लगाव के साथ अपनी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करती चली जा रही हैं। जब उनके पति घर पर नहीं होती हैं तो वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हैं, सारी जिम्मेवारियों को पूरा करती हैं। वो अपने पति के साथ आत्मिक रिश्ता बनाए हुए हैं, उनमें अंतर्मन का एक संबंध है, वो बिना कहे ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। अन्य जो पात्र हैं वो 3 बच्चे हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा चरित्र चित्रण इस कहानी में नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के संवादों के बारे में। कहानी के जो संवाद होते हैं वो कहानी को प्रभावी बनाते हैं। कहानी की जो विकास होता है उसको कहानी को विकास प्रदान करते हैं, क्योंकि कहानी के जो वार्तालाप होता है वो सब संवाद ही कहलाते हैं। और ये जो वार्तालाप है वो वर्णन की जो एक रस्ता होती है उसको तोड़कर कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं, और इसी कारण कथानक जो है गति प्रदान भी करता चला जाता है। आपसी वार्तालाप ही कहानी में स्वाभाविकता भी लाते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि कौन से पात्र हैं, उनका कैसा चरित्र है, कहानी का क्या उद्देश्य है। ये सब पूरी करने की जो जिम्मेवारी होती है वो संवाद अथवा कथोपकथन की ही मानी जाती है। कोई भी संवाद जो होना चाहिए वो परिस्थितियों के अनुकूल, घटना के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि जब इस कहानी के अंतर्गत जब माँ पिता के आने से पहले ही उनके आने का संकेत देती है तो बच्चे पूछते हैं कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं, माँ मुस्कुरा देती। फिर कुछ नहीं, तुम दोनों को शाम को जल्दी घर लौटना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज से निकलकर तो किसी दोस्त के घर चला जाए और यह इधर उधर भटकता फिरे। माँ द्वारा अपने बच्चों को कही गई ये बातें उस समय की परिस्थितियों का बड़े ही अच्छे से वर्णन करती हैं। इसके साथ साथ ये जो संवाद हैं ये हमें ये बताते हैं कि संक्षिप्त संवाद भी कहानी को कितना प्रभावशाली बना सकते हैं। कहानी के ये संवाद हैं जो जो कहानी को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ उसके चरित्रों को भी उभारने वाले होते हैं। अब जैसे कहानी में माँ अपनी बेटी को बता रही है कि अब तेरे बाबू स्टेशन से बाहर निकल आए, वो रिक्शा वाले को बुला रही हैं। लो, अब रिक्शा चावड़ी बाज़ार की तरफ बढ़ गया है। अरे, यह मिठाई लानी क्या ज़रूरी है? मिठाई का पैकेट थैली में रखकर वो रिक्शा में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे संवादों के द्वारा कहानी को प्रवाहता मिल रही है। कहानी प्रवाहमान रूप से आगे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इन संवादों की भाषा भी अत्यंत ही सरल है, स्पष्ट है, जो कि अपने आप को व्यक्त करने में बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम संवादों के बाद बात कर लेते हैं कहानी के देशकाल की, कहानी के वातावरण की। इस कहानी के अंतर्गत वातावरण जो है वो एक पुत्र किस दृष्टि से अपने पिता को देखता है उसका बड़ा ही अच्छा चित्रण जो है कहानी के अंतर्गत दिखाया गया है। कहानी में एक पिता के समक्ष कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों का निर्वहन, उन परिस्थितियों को किस प्रकार से कोई पिता हैंडल करता है, निभाता है, किस प्रकार से बच्चे अपने पिता से लगाव रखते हैं, क्या क्या इच्छाएं रखते हैं, एक पत्नी की क्या इच्छाएं होती हैं, एक पत्नी के प्रति क्या समर्पण भाव होता है, यह सब बहुत ही अच्छी तरह से कहानी में दर्शाया गया है। इसी कारण ये जो कहानी है अत्यंत ही प्रभावशाली कहानी कही जा सकती है। एक पिता की मानसिकता का छोटे छोटे घटनाक्रमों के द्वारा, जैसे कि मिठाई इत्यादि की घटना, घर की सौंधी खाने की खुशबू की घटना, शरद पूर्णिमा पर पिता द्वारा आकर ज्यों का त्यों उस दिन की घटना का वर्णन करना, और अंत में हारमोनियम की तरह बजना और फिर पेड़ की तरह एक ठूंठ हो जाना। तो पिता की छोटी से छोटी घटना का, उनकी मनस्थिति का बहुत ही अच्छा चित्रण इस कहानी में किया गया है, और उसी के अनुसार जो है कहानी मोड़ लेती हुई अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी की भाषा शैली का। कहानी की जो भी भाषा होती है वो प्रभावशाली संप्रेषण वाली होनी चाहिए।
कहानीकार की सफलता भी इसी में ही होती है कि कहानी को इस प्रकार से कहा जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, जैसा कि कहानीकार चाहता है। इसलिए कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा ही कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। कहानी की जो भाषा है वो वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए, और वैसी ही भाषा हमें इस कहानी के अंतर्गत दिखाई देती है। कहीं पर भी घुमावदार, लच्छेदार, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इस कहानी में दिखाई नहीं देता है। कहानी की भाषा अत्यंत हिंदी भाषी कहानी है यह। इसमें हिंदी के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। भाषा के जो चुनाव है वो अत्यंत सरल है, अत्यंत स्पष्ट है, अत्यंत प्रभावशाली है। कहानी को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया गया है कि वो पाठक के मन पर अपना स्थान, अपना जो प्रभाव है वो बनाए रखने में कामयाब हो गई है। कहानी की शैली अत्यधिक जगह पर हमें वर्णनात्मक दिखाई देती है। इसी के स्थान पर, इसी के साथ साथ कहानी जो है, जिस प्रकार से हमें आंतरिक रिश्तों को दिखाया गया है, आंतरिक लगाव, समर्पण की भावना जो दिखाई गई है, तो इसमें हमें भावनात्मक शैली भी दिखाई देती है। कहानी में संवादों का प्रयोग कम किया गया है, लेकिन जितने भी संवाद आए हैं वह बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो कम मात्रा में इसमें हमें संवादात्मक शैली भी दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। इस कहानी का उद्देश्य है यह दिखाना कि एक पिता का क्या जीवन होता है, किस प्रकार एक पिता जो है अंत तक आते आते अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है, लेकिन अंत में जब रिटायर होकर वह बच्चों पर आश्रित हो जाता है तो बच्चे भी उनसे धीरे धीरे उकताने लगते हैं। पिता इन सब बातों को समझता अवश्य है कि बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि बच्चे पहले की तरह ही उन सब बातों को उसको सुने, चकित होकर उससे नई नई बातें पूछें। जब बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो पिता धीरे धीरे मायूस होते हुए अपने जीवन को जो है उपेक्षा का शिकार मानने लगते हैं और इससे वो आहत होने लगते हैं। बड़ी ही मार्मिकता के साथ कहानी का अंत दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य है पिता के समर्पण को दिखाना कि किस प्रकार से पिता समर्पित भाव से जिम्मेवारियों को निभाते हैं। अपने बच्चों के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति जो समर्पण है एक पिता का, एक पति का, वह इस कहानी में दिखाया गया है। और अपने उद्देश्य में कहानी पूर्ण रूप से एक सफल कहानी कही जा सकती है। यह तो हुई कहानी की तात्विक समीक्षा के साथ साथ कहानी का सारांश भी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कहानी की मूल भावना क्या है। कहानी की जो मूल भावना है वो हमें बताती है कि एक पिता किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। एक पुत्र की नज़र से यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। कहानी में जो कहानीकार का उद्देश्य है वह दिखाना है एक पिता की मनोवृत्ति को दिखाना। एक पिता किस प्रकार से जो बच्चों से स्नेह रखता है, बच्चों के अपने जीवन में आने के बाद उसके जीवन की कठोरता भी गायब हो जाती है। वह एक आंतरिक लगाव अपने बच्चों से महसूस करता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो घर में जो स्नेह है, जो प्यार है, जो आत्मविश्वास है, जो मुस्कुराहट है, वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसी के बल पर वह बाहर नौकरी के लिए जाते समय उस पलों को अपने साथ रखते हुए बाहर के समय को आसानी से व्यतीत कर सकता है। कितनी भी जिम्मेदारियां एक पिता पर हों तो कितने अच्छे से एक पिता उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अपने बच्चों की इच्छाओं के अनुसार पिता कष्ट पाता है जब उन इच्छाओं को पूरा ना कर पाए। एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार कभी घोड़ा बनता है, कभी नाव बनता है, कभी छाता बनता है। भले ही इस बदलाव में वह थकान अनुभव करता है,
उम्र के अंतिम पड़ाव तक आते आते वह थक जाता है और इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पाता है और इसी कारण खुद को उपेक्षित सा महसूस करता है। इस कहानी का जो मूल भाव है वो दिखाता है आत्मिक संबंध, पारिवारिक स्नेह, समर्पित माता पिता, इन सब को कहानी के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे सामने स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं, उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं और किसी भी हाल में उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहे मिठाई के द्वारा हो, चाहे शरद पूर्णिमा पर हमेशा उनके पास आना हो, चाहे उनके लिए खीर बनाना हो या उनका इंतज़ार करना हो। पिता हर रूप में उनके समक्ष उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हुए उपस्थित रहते हैं। ये जो कहानी है ये पारिवारिक संबंधों की बड़ी ही मार्मिक कहानी है। किस प्रकार से पारिवारिक संबंध जो हैं हमारे सामने इस कहानी में स्पष्ट किए गए हैं। माँ और बच्चों का रिश्ता, पिता और बच्चों का एक रिश्ता तथा पति और पत्नी का रिश्ता, इन सब संबंधों को बड़े ही अच्छे तरीके से कहानीकार ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। ये जो पारिवारिक संबंध हैं बड़े ही अच्छे रूप में, बड़े ही सफल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। कहानी हमें यह बताती है कि बच्चे किस तरह से पिता के आने की राह देखते हैं, उत्सुक होते हैं कि आज इस दिन उनके पिता उन घर आएंगे और उनके साथ बच्चे समय व्यतीत करेंगे। किस प्रकार से पिता अपने हंसी के उन पलों को समर्पित करते हुए नौकरी के लिए बाहर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रूरी पलों में वो अपने बच्चों के पास आ जाएं। किस प्रकार एक पिता अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करता है और बच्चों की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। एक माँ का जो चरित्र दिखाया गया है वो यह है कि वो भी अपने बच्चों को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अकेले ही किस प्रकार से निर्वहन करती है, अपनी जिम्मेवारियों को अकेले निर्वहन करते हुए अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती है। उसी के साथ साथ एक पति और पत्नी का रिश्ता भी बड़े ही अच्छे रूप में इस कहानी में दिखाया गया है। पति और पत्नी दूर दूर रहते हुए भी किस प्रकार एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के मनोभावों को, एक दूसरे के जो मन के जो रिश्ते हैं उनको समझते हैं, उनको महसूस करते हैं। वो एक दूसरे से केवल अंतर्मन से ही जुड़े हुए हैं। कौन इस समय क्या कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है अथवा उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो इसे अंतर्मन के द्वारा ही महसूस कर लेते हैं। एक दूसरे की मुस्कुराहट ही उनको खुश करने के लिए काफ़ी होती है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर रूप में कहानीकार ने पारिवारिक संबंधों को इस कहानी के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो यह है कुछ प्रश्नोत्तर कहानी स्मृतियों में पिता के बारे में। अगली क्लास में मिलेंगे हम अपनी किसी और नई कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।